प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी का प्रकाशन हिंदी मासिक पत्रिका माधुरी में अक्टूबर 1924 में हुआ था। ये कहानी जो है शतरंज के खिलाड़ी अति सर्वत्र वर्ज्यते, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहानी है कि किस तरह से अति किसी भी चीज़ की हो, अतिशयता किसी भी चीज़ की हो, वो हमेशा खराब ही होती है। ये जो कहानी है ये लखनऊ के परिदृश्य को चरितार्थ करती है कि वाजिद अली शाह का समय था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और कोई गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम पीने में मज़े लेता था और जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद और प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आचार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। और तो और राजकर्मचारी विषय वासना में, और जो कविगण थे प्रेम और विरह के वन में, कारीगर जो थे वो कला बत्तू और चिकन बनाने में। चिकन, यहाँ चिकन का अर्थ मांस से नहीं है, चिकन होती है कारीगरी। और व्यवसायी सुर में, इत्र और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर नहीं थी। बटेर लड़ रहे थे, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही थी। कहीं चौसर बिछी हुई थी, कहीं पोबारे का शोर था, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। और राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वो रोटियां नहलाकर और अफीम खाते थे और मादक पीते थे। शतरंज, ताश, गंजीफा इनको खेलने से बुद्धि तीव्र होती है और विचार शक्ति का विकास भी होता है। पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें दी जा रही थी कि शतरंज खेलने से और ताश खेलने से बुद्धि का विकास होता है। इसीलिए इस कहानी में ऐसे दो पात्र हैं, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, जो दोनों ही दोस्त हैं और उन दोनों को शतरंज खेलने की बहुत बुरी लत है। और वो दोनों क्या तर्क देते हैं कि विचारशील पुरुष को अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए शतरंज जरूर खेलनी चाहिए। और वो 24 घंटे शतरंज खेलते रहते थे। प्रातःकाल ही दोनों मित्र नाश्ता करके और बिछात कर बैठ जाते। कब दोपहर हो जाती, कब तीसरा पैर और कब शाम। घर के बाहर भीतर से बुलावा भी, मतलब वो घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। घर के अंदर से बुलावा आता कि खाना तैयार हो गया, लेकिन उन लोगों को खाने की फुर्सत भी नहीं थी। आप देखिए कि इसमें ये उक्ति हो रही ना चरितार्थ की, अति सर्वत्र वर्ज्यते, कि जिन लोगों को खाने की फुर्सत भी नहीं, जैसे आज के बच्चे पबजी में खो गए थे, कुछ उसी तरह से वो लोग शतरंज में खो रहे थे कि उनको खाने तक की भी सुध नहीं थी। घर के अंदर से खाने के लिए बुलावा आता, खाना रखा रखा ठंडा भी हो जाता, लेकिन वो लोग जाते नहीं और हार कर उनकी घरवाली नौकर के हाथ और खाना उनके पास ही भिजवा देती। कभी कभी लोग वो दोनों उस खाने को खा लेते और कभी वो रखे रखे ठंडा हो जाता। इस तरह से उनकी जो शतरंज थी वो चल रही थी और उससे वो उनके घर वाले ही नहीं बल्कि उनके नौकर, उनके पास पड़ोस सभी परेशान थे। सभी ऐसा कहते थे कि बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया इस संसार में किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि लत बुरी चीज़ है ना, वो चाहे टिकटॉक की हो, चाहे वो पबजी की हो या फिर शतरंज की। अति तो सब जगह खराब ही होती है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम, यहाँ मिर्जा और मीर
जो दोनों दोस्त हैं, तो ये मिर्जा के घर होती थी पहले बैठक। तो मिर्जा की पत्नी भी इस बात से बहुत ही परेशान थी कि उसका पति उसकी कोई बात सुनता ही नहीं था, और उसके सुबह उठने से पहले और रात के सोने तक वो शतरंज खेलता रहता था। और उसे अपने पति से उतना मलाल नहीं था, यानी वो अपने पति से उतनी दुखी नहीं थी जितना कि मीर साहब से, उनके दोस्त से वो ज़्यादा दुखी थी। उसको ये लगता था कि मेरे पति को ये जो इसका दोस्त है ये इसको गलत आदतें सिखा रहा है, और इसकी वजह से ही हमारे घर में झगड़े बढ़ रहे हैं, और मेरा पति मेरी परवाह नहीं करता। यानी वो अपने पति के दोस्त पर ही सारा दोषारोपण कर रही थी। एक दिन उसने अपने नौकर को उन दोनों दोस्तों के पास भेजा कि बेगम साहिबा के सिर में दर्द है और आप जाकर हकीम साहब को बुलाइए। दोनों दोस्त बड़े खेल में मशगूल हो रहे थे और उन्होंने सुना ही नहीं। 3-4 बार नौकर आया लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। आखिर मिर्जा ने तो मीर साहब को कहा, नहीं, मीर ने तो मिर्जा को कहा भी कि जाओ भाई, जाकर देखा, औरतों के मिजाज ऐसे ही होते हैं, अगर तू नहीं गया तो बिना वजह की बात बढ़ जाएगी। लेकिन वो नहीं जाता है, और आखिर जब नौकर आकर ये कहता है कि या तो आप चलिए वरना बेगम साहिबा खुद ही हकीम के पास चली जाएगी, तब मिर्जा वहाँ से उठकर जाता है और वहाँ जाकर अपनी औरत से कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। ये जो मेरा दोस्त है ये मेरे से रुतबे में बराबर है, वैसे हमारी बराबरी का है और रुतबे में तो मुझसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए मैं उसके लिहाज की वजह से, मतलब खुद की सफाई देता है कि इसके लिहाज की वजह से मैं इसके साथ खेलता हूँ, नहीं तो मैं भी इससे बहुत परेशान हूँ। यानी खुद को बचाने के लिए वो झूठ बोल देता है कि मेरा दोस्त तो मुझे भेज रहा था, बल्कि उल्टा अपने दोस्त पर ही दोषारोपण कर देता है कि मैं तो आ रहा था तुम्हें देखने के लिए लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे आने ही नहीं दिया। तो वो कहती है कि ठीक है, आप नहीं कह सकते तो मैं जाकर आज उनको लताड़ देती हूँ कि नहीं नहीं तू ऐसा मत करना, मैं ही उसको समझा दूंगा। लेकिन वो उसकी सुनती नहीं है, और जैसे ही वो बैठक में जाती है और जाके वो जो उनकी चौसरबाजी लगी हुई थी उसको फेंक देती है। तो जो मीर साहब बाहर चले गए थे उनको जैसे ही ये आवाज़ें सुनाई देती हैं वो तो उल्टे पैर अपने घर को दौड़ जाते हैं, और फिर मिर्जा हकीम का बहाना करके घर से बाहर जाते हैं और वो सीधे मीर साहब के घर पहुंचते हैं और जाकर मीर साहब से कहते हैं कि साहब बड़ी सिर चढ़ी और नक चढ़ी औरत है और उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, और किस तरह से उसने आज आपकी बेइज्जती की, मुझे इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मीर साहब उसको कहते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कल से तुम्हारे घर तो महफिल नहीं जम सकेगी, इसलिए ऐसा करो कि कल सुबह से तुम मेरे यहाँ खेलने के लिए आ जाओ। अब मिर्जा मीर साहब के यहाँ खेलने जाता है, और वहाँ जब वो दोनों खेलते हैं तो मीर साहब के नौकर और उनकी बेगम साहिबा सबको परेशानी होने लगती है। जो नौकर दिन भर मारे मारे फिरते थे अब उनको मीर साहब की जी हुजूरी करनी पड़ती, और मीर साहब की बेगम जिनको बिल्कुल मीर साहब से कोई शिकायत नहीं थी कि वो इतने दिन भर यहाँ नहीं आते हैं, बाहर अपने दोस्त के यहीं खेलते रहते हैं, तो उसको भी बड़ी कोफ्त होने लगती है जब पूरा दिन मीर घर में रहते हैं, क्योंकि उसके कुछ अलग ही कारण थे कि वो कभी मीर को अपने घर में नहीं रहने देना चाहती थी। अब महीने 2 महीने तक ऐसे चलता रहा और मीर साहब के यहाँ बैठ के जमती रही। नौकरों को भी बड़ी तकलीफ होती रही क्योंकि कभी उनसे चाय बनवाई जाती, कभी उनसे मिठाइयाँ मंगवाई जाती, कभी उनसे कुछ मंगवाया जाता, और पूरा दिन वो दौड़ धूप में लगे रहते। 1-2 महीने बीत गए, जो मीर की बेगम थी उसको भी बड़ी परेशानियाँ होती, तो उस दिन उसने एक तरकीब निकाली और जो अंग्रेज एक सिपाही था उसको बुलाया, जो कि उस मीर की बेगम का दोस्त भी था। तो उसने आकर बाहर से आवाज़ दी, तो नौकर ने पूछा क्या कहना चाह रहे हो, कि बताओ मीर साहब घर में है क्या, उनको हमारे सरदार ने बुलाया है। अब इतना सुनने के बाद
मीर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इनसे बोल दो कि मीर साहब घर में नहीं है। और नौकर ने जाकर अंग्रेज को, सिपाही को बोल दिया कि मीर साहब तो घर में नहीं है। और बेगम साहिबा, और जब सिपाही जाने लगा तो उसने बेगम साहिबा से कहा कि आज के बाद तो हजरत घर में रुकेंगे नहीं। अब तो मैंने ऐसी दवा दे दी है या इतना डर बिठा दिया है कि आज के बाद तो हजरत घर में रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये उन दोनों की सोची समझी चाल थी। मीर की बेगम और उस सिपाही ने मिलकर ये चाल चली थी। और वो दोनों दोस्त अंदर डर जाते हैं कि कल को कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लड़ाइयाँ चल रही है और उसके लिए हमें सिपाही उनसे कहता है कि तुम्हें वहाँ आपको हमारे सरदार ने बुलाया है और जो लड़ाई चल रही है उसमें आपको भेजा जाएगा। अब दोनों दोस्त डर जाते हैं कि अगर यहाँ मिले तो सरदार हमें बुलाएगा और हमें युद्ध में भी जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करते हैं, कल से कहीं दूसरी जगह अपना जुगाड़ बिठाते हैं, कहीं दूसरी जगह खेलते हैं। और वो दोनों फिर नदी के किनारे जो एक पुरानी मस्जिद थी उसमें सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही वो अपना खाना पीना ले जाकर और उस मस्जिद में डेरा जमा देते, दिन भर वहीं रहते और कहीं मुंह अंधेरे लेट घर आते। और इस तरह से समय बीतता जा रहा था और वो लोग वहीं उनकी वो शतरंज खेलने की लत थी वो बढ़ती ही जा रही थी। और एक दिन क्या हुआ कि उन लोगों ने देखा कि वो दोनों शतरंज खेल रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त उनकी बाजी जमी हुई थी। तभी वो ऐसे आवाज़ सुनते हैं कि जैसे अंग्रेज सैनिक उधर से जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ही वो नगर की तरफ जा रहे थे और थोड़ी देर ही वो सैनिक वापस आए। और जब वो वापस आए तो वाजिद अली शाह को वो बंदी बनाकर ले जा रहे थे। और उनका जो नवाब के बासिंदे वहाँ शतरंज खेल रहे हैं और उनके सामने से ही उनके नवाब को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। मिर्जा से कहते हैं कि हे मिर्जा, देखो हमारे नवाब साहब को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। वो कहता है तुम ही देखो, मैं तो अपनी शतरंज में, मुझे शतरंज से ध्यान दिगाने के लिए, मेरे खेल से ध्यान दिगाने के लिए तुम ऐसा कह रहे हो कि नहीं नहीं, देखो किस तरह से उनको। लेकिन वो अपने नवाब की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। और थोड़ी देर बाद जब उनका खेल बड़े चरम पर होता है और धीरे धीरे वो एक दूसरे को बचाने के लिए, उन हाथी घोड़े और बादशाहों को बचाने के लिए उस खेल के अंदर और उनमें तनातनी शुरू हो जाती है। और मीर साहब कहते हैं कि आप फर्जी, मतलब जो मिर्जा था वो गुस्से में आकर मीर साहब से कहता है कि आप तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपने फर्जी चाल चल दी है। मुझे तो किस में लगा के रखा, नवाब साहब जा रहे हैं आ रहे हैं, इस चक्कर में लगाया और आपने फर्जी चाल चल दी। और इस तरह से बात बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे के खानदानों पर टीका टिप्पणियाँ करते हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं और लड़ाई यहाँ तक बढ़ जाती है क्योंकि दोनों में खून तो नवाबी था ना। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाली और नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशकश कटार वगैरह बांधते थे और उनमें राजनीतिक भाव का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का भाव उनमें नहीं था। अपने बादशाह के लिए तो उनमें बिल्कुल भी मतलब भक्ति नहीं थी कि इन्हीं के सामने अब उनके बादशाह को बंदी बनाकर लेके जाया गया और उनको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे पर आक्षेप लगे और झगड़ा बढ़ गया तो वो दोनों तन गए और तलवारें खींच ली और दोनों ने एक दूसरे को वहीं मार डाला। जिन लोगों को जिंदा बादशाह के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा और वही दोनों एक खेल के लिए, शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी,
दोनों बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। दोनों बादशाह कौन? उनकी शतरंज के बादशाह, कि दोनों तरफ के बादशाह। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादशाह अपने सिंहासनों पर बैठे हैं और ये जो दोनों मरे पड़े थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे युद्ध में ये इन बादशाहों के लिए मरे, और मरे भी उन्हीं बादशाहों के लिए थे, क्योंकि अब उनके बादशाह को तो जो बंदी बना के ले जाया जा रहा था तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, और झूठी शान के लिए। और उन दोनों ने इतने अजीज मित्र होने के बाद दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर गूंजती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो खंडहर की टूटी हुई जो मेहराब थी, वो गिरी हुई दीवारें थी, वो भी अपना सिर गूंज रही होंगी, जैसे वो भी ये सोच रही होंगी कि मरे तो भी किसके लिए मरे। इसलिए कहते हैं कि जो अति होती है वो सब चीज़ की खराब होती है। जो खराब आदत होती है वो तो हमेशा खराब ही होती है। किस तरह से दो प्रिय मित्रों को, अजीज मित्रों को, जिन्होंने अपने घर परिवार, अपने बादशाह तक को कुछ नहीं समझा, और उन्हीं दोनों ने एक दूसरे की झूठी शान के लिए, एक दूसरे के अहम के लिए और एक दूसरे को मार डाला। धन्यवाद।